नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट सीरीज। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? लिच्छवी राजवंश, कदम राजवंश, वाक्टक वंश या नागवंश? या नहीं मालूम? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने साउथ में अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किया था। वो वाक्टक वंश उस समय काफी सुदृढ़ था, तो अपनी शासक प्रशासन की व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह वाक्टक वंश में किया था। और उनके शिलालेख भी मिलते हैं। प्रभावती काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व रखती थी। उन्होंने कई शिलालेख दर्ज भी करवाए। ये गुप्त साम्राज्य की एक राजनीतिक कुशलता, व्यवहारिक गठबंधनों की रणनीति को दर्शाता है। प्रभावती गुप्ता को भारतीय इतिहास में एक सशक्त महिला शासिका के रूप में भी जाना जाता है। शासिका के रूप में भी, ठीक है, शासिका के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रभावती का विवाह पृष्ठभूमि और प्रभावती का विवाह चंद्रगुप्त में प्रभावती का विवाह वाक्टक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से करवाया गया था। और यह विवाह राजनीतिक और सैन्य संबंधों का उद्देश्य क्या थे? राजनीतिक और सैन्य गठबंधन। वाक्टक वंश का परिचय। वाक्टक दक्षिण भारत का एक प्रभावशाली राजवंश था और राजधानी जिनकी विदर्भ महाराष्ट्र में थी। यह गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे। प्रभावती का शासनकाल। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती के अपने पुत्र के नाबालिग होने के कारण वाक्टक साम्राज्य का शासन अपने हाथों में लिया था, अर्थात यह शासिका थी। प्रभावती ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की मदद से शासन को सुदृढ़ किया। और इसका महत्व क्या क्या था, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? चोल स्थापत्य, कुषाण युगीन स्थापत्य, गुप्त काल की स्थापत्य, शुंग काल की स्थापत्य? या नहीं मालूम? भरहुत का स्तूप जो कि शुंग कालीन स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। भरूच का स्तूप यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। मौर्यकाल जो कि 3rd शताब्दी ईसा पूर्व शुंग के दौरान इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। मौर्यकाल नहीं, यहाँ शुंग काल है, और यहाँ बीसी नहीं, एसी होगा। धर्म, यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्मारक है और यह मौर्य और शुंग काल के वास्तुकला का उत्कर्ष उदाहरण है। क्योंकि मौर्य काल समाप्त होकर शुंग काल की स्थापना हुई थी, तो मौर्य काल का प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सामाजिक प्रभाव में जो कारीगर थे वो मौर्य काल से प्रभावित थे, तो शुंग काल में उसका परिचय और उत्कृष्टता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्णता इसने दिखाई थी। और कई लोगों का मानना है कि शुंग काल जो था वो ब्राह्मणों का काल था, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, और क्योंकि जो शासन तभी कर पाते हैं जब जब जनता उनको एक्सेप्ट करे। अगर उनको जनता एक्सेप्ट ही नहीं करती तो वो शासन कर ही नहीं पाते। मंत्रियों में इन काफी कला देखने को मिलता है। कला से व्यवस्था बनती है शासन काल में, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-5 साल ही राज कर पाते हैं। ऐसा हमने इतिहास में देखा भी है। भारतीय संस्कृति धार्मिक आस्थाओं और कला का विकास को दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके निर्माण, संरचना, तोरण और रेलिंग के बारे में, नक्काशी और कला के बारे में, धार्मिक महत्व। देखिए, ये नक्काशी और कला, इनको तोरण गेटवे जटिल नक्काशी थी है, और रेलिंग पर बौद्ध जटकों पुनर्जन्म कथाओं के चित्र है। रेलिंग पर पुनर्जन्म की कथाएं, मूर्तियां धार्मिक सामाजिक जीवन को दर्शाती है। और नक्काशी और कला, बौद्ध धर्म के प्रतीक पद्म, त्रिरत्न, धर्मचक्र, और नक्काशी में महत्वपूर्ण बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। तत्कालीन जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति के दृश्य है। और इनका धार्मिक महत्व भी, आधुनिक स्थिति और खोज। 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की थी? हेमचंद्र, कलहण, सोमदेव, महेश? कौन सा इसका सही आंसर? 1 2 3 4 5? चलो आंसर देखते हैं। इसका सोमदेव इसका सही आंसर है। ललित विग्रह राज नाटक की रचना सोमदेव ने की थी। इसकी व्याख्या, ललित विग्रह राज नाटक की रचना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि राजशेखर चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य के दरबारी कवि राजशेखर ने की थी। ये सही बात है, ललित विग्रह है। ये नाटक है ललित विग्रह, और ललित विग्रह राज अलग है, जो कि सोमदेव ने लिखा था। ये 9वीं से 10वीं शताब्दी में ये ललित विग्रह के बारे में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या अगली बार देखते हैं। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? अल्लासानी, पेडन्ना, भट्टोमूर्ति, तेनाली रामकृष्ण, पिंगली सुरन्ना या नेमालू? कौन सा इसका सही आंसर है? 1, 2, 3, 4, 5। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये अल्लासामी पेडन्ना है, और ये तेनाली रामकृष्ण, जो तेनाली रामा अभी सीरियल वगैरह ये बताते हैं, ये कवि नहीं थे। ये कुछ कुछ पार्ट्स इसका अच्छा है, मतलब कि सही है भी है, और कुछ सीरियल्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी कभार हेयर फेयर करना भी पड़ता है इनको टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ये इसका सही आंसर तो अल्लासामी पेडन्ना है। इनके बारे में चलो व्याख्या देखते हैं। कृष्णदेव राय, अल्लासामी पेडन्ना, और कृष्णदेव राय द्वारा उपाधि प्रदान करने का कारण और प्रसिद्ध कृतियां इनकी क्या क्या है? मनुचित्रम, और इसमें राजा मनु और उनकी नीतियों का वर्णन किया गया है। कृष्णदेव राय इस महाकाव्य के अत्यधिक प्रभावित हुए। इनके बारे में आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसे। कृष्णदेव राय आंध्र भोज के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे 1509 से 1529 तक। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, तुर्की सुल्तान का महल? कौन सा इसका सही आंसर है? 1, 2, 3, 4, 5। ये इसका पंचमहल इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंचमहल की विशेषताएं, हल्कापन और शीतलापन। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने अपने धार्मिक विचारों को राजनीतिक शक्ति का प्रतीक के रूप में बनाया। पंचमहल अकबर की स्थापत्य शैली के में भारतीय, फारसी और बौद्ध प्रभावों का मिश्रण है। यह इमारत सम्राट की सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती है। पंचमहल की विशेषताएं, हवा और रोशनी के प्रबंध के लिए खुली संरचनाएं थी इसमें, खुली संरचनाएं इसमें। यह अकबर की वास्तुकला और धार्मिक सहिष्णुता के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इसका निर्माण करीब 1571 से 1585 के मध्य करवाया गया था। सीकरी का पंचमहल का परिचय, स्थापत्य कला और निर्माण सामग्री और शैली किस प्रकार की? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, और 84 स्तंभ है इसमें। बारीक कारीगरी का उदाहरण है। डिजाइन, उद्देश्य और बौद्ध प्रभाव, बौद्ध प्रभाव भी इस पर देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, राज प्रमुख सबसे पहले जब गठन होने लगा था तो जयपुर के राजा मानसिंह इसमें प्रमुख भागीदारी रही थी, तो इसने ही राज प्रमुख के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, जो कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि भाषा के आधार पर किया गया था राज्यों का, तो राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया था। गवर्नर का पद शामिल किया गया था। हर राज्य में गवर्नर नियुक्त किए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1956 द्वारा। चलिए व्याख्या देखते हैं इनकी। राजस्थान राज्य में राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था, और परिचय, नियुक्तियां 30 मार्च 1949 को इनकी नियुक्ति की गई थी। संयुक्त राजस्थान, पूरे राजस्थान का राज प्रमुख भाई ये साहब होंगे। राजनीतिक योगदान इनका क्या रहा है, कार्यकाल क्या था, और व्यक्तिगत और प्रशंसा, महत्वपूर्ण तथ्य, धरोहर क्या थी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1907, 1906, 1904, 1905? देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1904 में की गई थी, और ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका स्थापना 12 जून 1905 ये 1905 में किया गया था, मुंबई में किया था। और भारतीय समाज में शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना इनके उद्देश्यों में शामिल थे। और युवाओं को सेवा, राष्ट्रीयता और समाज सुधार के लिए प्रेरित करना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान में प्रयास करना, शिक्षा का प्रचार और सुधार, गरीबों और वंचित वर्गों की सहायता, महिला के अधिकार और सामाजिक सुधार, ब्रिटिश शासन के भीतर सुधारवादी नीतियों का समर्थन, इनकी प्रेरणा के गांधी जी के सत्याग्रह, अहिंसा के विचार इनकी प्रेरणा थे। गोखले का
उद्देश्य भारतीय समाज में स्वशासन के लिए तैयार करना था। और इनका संगठन, महत्व और निष्कर्ष। संगठन यह भारत सेवक समाज के शिक्षित जागरूक व्यक्तियों को एक समूह तैयार किया, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। महत्व, यह स्वतंत्रता संग्राम में सुधारवादी चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन था। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सामाजिक सुधार के साथ जोड़ा। गोखले का योगदान। गोखले एक उदारवादी नेता थे। उन्होंने संवैधानिक तरीकों में सुधार का समर्थन किया था। संवैधानिक तरीकों से सुधार का समर्थन किया था, जो कि उस समय अंग्रेजों के समय जो संविधान लागू था, शासन अधिनियम जो लागू थे, उनमें सुधार का समर्थन किया था, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से होता था। और आज भी वही प्रक्रिया युक्त चल रही है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक शासन प्रशासन किस तरह से काम करते हैं, उनकी नीतियों को सुधार का समर्थन किया था इन्होंने। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, आयोजित किया गया था, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, विजय राघवाचारी, या नहीं मालूम। देखिए उस समय लाला लाजपत राय जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसके अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसकी व्याख्या 1920 में कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अवस्थित है और 1920 26 से 31 दिसंबर में आयोजित किया गया था। 26 से 31 में के मध्य किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष इसके लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था और गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध करना इसका उद्देश्य था। और ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार, सरकारी नौकरियों स्कूलों में न जाने की अपील, इंग्लैंड से उत्पादों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, न्यायपालिका और प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी को बढ़ाना। महात्मा गांधी का योगदान क्या क्या था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की अहिंसा और सत्याग्रह की नीति को जोड़ते हुए जन आंदोलन में बदल दिया था। उनका नेतृत्व और जनता को ब्रिटिश के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने की प्रेरणा दी। प्रस्ताव और प्रभाव। अधिवेशन के परिणाम क्या थे? प्रस्ताव पारित हुआ और इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। यह आंदोलन राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने में सहायक साबित हुआ। और निष्कर्ष। थैंक यू।